क्लास 10th साइंस चैप्टर 16 प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन, मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस। इसमें पहले भाग में हमने बहुत सारी ऑब्जेक्टिव्स स्टडी की थी। आज इस भाग में भी हम ऑब्जेक्टिव स्टडी करेंगे। वन संसाधनों के दावेदार या स्टेक होल्डर कौन होते हैं? जो वन होते हैं, उनके रिसोर्सेज होते हैं, तो उन रिसोर्सेज के दावेदार हम किसे मानेंगे? तो वन रिसोर्सेज के जो दावेदार होते हैं वो होते हैं वन के अंदर रहने वाले वनवासी या उसके निकट रहने वाले लोग, जो लकड़ी और अपनी आजीविका के अन्य साधनों के लिए वनों पर निर्भर रहते हैं, या वे वन क्षेत्र के वन विभाग के अधिकारी जो वनों की रक्षा करते हैं, उन्हें भी हम उसका स्टेक होल्डर मान सकते हैं। साथ में वनोपज पर निर्भर रहने वाले और वनोपज से उद्योगों को या उद्योगों पर काम करने वाले लोग भी इन वन संसाधनों के स्टेक होल्डर या दावेदार माने जा सकते हैं, पर ये किसी एक खास क्षेत्र में ही स्टेक होल्डर माने जाते हैं। साथ ही जो वन्य जीव हैं और प्रकृति प्रेमी हैं, वे भी वन संसाधनों के स्टेक होल्डर या दावेदार माने जा सकते हैं। तो वन संसाधनों के जो दावेदार होंगे वो होंगे वनवासी, वन विभाग, वनोपज उद्योग से जुड़े लोग, वन्य जीवन और प्रकृति प्रेमी वन संसाधनों के दावेदार या स्टेक होल्डर माने जा सकते हैं। वन प्रबंधन में लोगों की भागीदारी का कोई बड़ा उदाहरण अगर हमारे पास हो तो हमारी जो एनसीईआरटी की बुक है वो बताती है कि 1972 के अंदर पश्चिम बंगाल में वन विभाग ने मिदनापुर में जो अराबाड़ी क्षेत्र है वहाँ पर एक योजना प्रारंभ की थी। उस समय एक वन अधिकारी थे AK बनर्जी, उनके नेतृत्व में साल के वनों का संरक्षण किया गया था और उस वक्त जो है उस वन उपज का 25% लोगों के उपयोग में भी आने लगा था। तो ये वन प्रबंधन में लोगों की भागीदारी का बहुत बड़ा उदाहरण है, जिसमें जो 1272 हेक्टेयर क्षेत्र में साल वनों का संरक्षण लोगों ने मिलकर किया था। तो ये वन प्रबंधन में लोगों की भागीदारी का उत्कृष्ट उदाहरण है। फिर एक होता है चेक डैम। हमें पता है कि जो चेक डैम होता है वो कंक्रीट और छोटे कंकड़ पत्थरों और अन्य मटेरियल से तैयार किया जाता है और इसका लक्ष्य होता है पानी को रोकना। तो ये पानी के बहाव के विपरीत उसको रोकने का काम करता है और रुकने से क्या होता है कि जो भूमिगत जल है या भौम जल है उसके स्तर में सुधार होता है। तो चेक डैम का उद्देश्य होता है भौम जल स्तर में सुधार, क्योंकि ये ज़्यादा लंबे समय तक ये पानी इसमें टिकता नहीं, सूख जाता है, लेकिन जितने समय भी रुकता है 4-6 महीने इसमें रहता है बारिश का पानी, तो वो जल स्तर में सुधार करता है। एक होता है ग्लोबल वार्मिंग का क्या कारण है। तो हमें पता है कि जो वैश्विक तापमान में वृद्धि होती है उसी को हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, और ये वायुमंडल में CO2 की मात्रा, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा के बढ़ने का कारण है और बढ़ने के कारण होता है। और कार्बन डाइऑक्साइड जो है हमारी प्रमुख ग्रीन हाउस गैस है, यह भी ऑब्जेक्टिव के पर्पज़ से बड़ा इम्पोर्टेंट हो सकता है। फिर हम बात करेंगे कि जो टिहरी बांध है वो कहाँ बना हुआ है। तो बेसिकली क्या है कि हमारी जो एनसीईआरटी की पुस्तक है वो ये कहती है कि टिहरी बांध जो है वो गंगा नदी पर बंधा है। तो गंगा नदी पर USSR के सहयोग से ये टिहरी बांध बना है और ये एक्चुअली उत्तराखंड राज्य के टिहरी जिले में है और ये 2 प्रमुख नदियों पर बना है। एक तो इसमें है गंगा की सहायक नदी भागीरथी और दूसरी है भील गंगा। तो अगर व्यापक स्तर पर देखा जाए तो हम इसको कह सकते हैं कि ये गंगा नदी पर बना है एनसीईआरटी के संदर्भ से। तो अगर ऑब्जेक्टिव में आपको अगर गंगा नदी आता है तो आप वो लिखिए, और अगर भागीरथी आ जाता है तो आपको उस पर लिखना चाहिए। और कौन से राज्य में है? तो उत्तराखंड राज्य में, और बड़ा विशाल बांध है, मतलब विश्व के प्रमुख बांधों में इसकी गिनती होती है। फिर कोयला और पेट्रोलियम जो होते हैं उनको हम कौन सा ईंधन बोलते हैं? करेक्ट, वो जीवाश्म ईंधन है जो जैव मात्रा से बनते हैं। लेकिन जब इनको अपर्याप्त वायु में जलाया जाता है, कोयला और पेट्रोलियम को जब हम अपर्याप्त वायु के अंदर जलाते हैं तो कौन सी गैस बनती है? तो उस समय जो गैस बनती है वो होती है, एक विषैली गैस बनती है, कार्बन मोनोऑक्साइड, CO इसका फार्मूला है। कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला CO2 होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, CO है। और कोयला और पेट्रोलियम कौन से ईंधन है? जीवाश्म ईंधन है। तो ये कोयला जो है ये जीवाश्म ईंधन है और ये पेट्रोलियम उत्पाद है, पेट्रोल।
तो कोयला और पेट्रोलियम जो है हमारे कहलाते हैं जीवाश्म ईंधन, जो जैव मात्रा से बनते हैं और अपर्याप्त वायु में इनको जलाने पर कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है। फिर हमारी एनसीईआरटी की पुस्तक में एक और बात दी हुई है कि हिमालय, जो विशाल हिमालय राष्ट्रीय उद्यान है, उसके संरक्षित क्षेत्र में बहुत विशाल पैमाने पर जो वन थे और वो किसके चरागाह थे, तो वो एक्चुअली जो वन थे उनको हम कहते हैं अल्पाइन के वन थे और जो भेड़ों के चरागाह थे। तो ये विशाल हिमालय क्षेत्र में जो प्राकृतिक संपदा थी उसमें, या जो भी जो वन क्षेत्र हैं वो वन क्षेत्र अल्पाइन के थे और वो भेड़ों के लिए विशाल चारागाह स्रोत थे। फिर एक और उसमें पॉइंट है इस 16 चैप्टर में कि जो जल संभर प्रबंधन है उसमें क्या होता है कि उस मैनेजमेंट के अंदर मिट्टी और जल संरक्षण पर जोर दिया जाता है। तो ऐसा क्यों किया जाता है, इससे क्या बढ़ता है? तो मिट्टी और जल संरक्षण पर अगर जोर देते हैं तो वो जैव मात्रा में उससे वृद्धि होती है। तो ये जल संभर प्रबंधन के अंतर्गत आता है। इस चित्र को आप पहचानिए। ये चित्र किसका है? करेक्ट, ये चित्र है हमारे यहाँ घरों में जो गैस की टंकियाँ आती हैं उनका है, जिसको हम बोलते हैं एलपीजी, और इसका जो पूरा नाम है वो है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। हिंदी में अगर आप इसको लिखें तो इसको कहेंगे आप द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस। और एक सीएनजी होता है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो ये भी हमारे जो आजकल जो जीवाश्म ईंधन, जो कोयला वगैरह नहीं जलाने के बजाय इसको हम ईंधन के रूप में उपयोग में लाते हैं। धन्यवाद।